नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज सिर्फ कोरोना के खतरे की बात नहीं, आज देश में और भी चुभते सवालों का विश्लेषण हम खबरदार में करने जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत में आज के दिन 5 चुभते हुए सवाल हमारे सामने उठ खड़े हुए, जिनके बारे में खबरदार में हम आपको बताने वाले हैं। अव्वल तो ये कि एक दिन के भीतर 1500 से अधिक मामले हो गए। दूसरा ये कि लॉकडाउन के बीच लिंचिंग जैसी खबर हमारे सामने आ गई। इसके साथ ही 80% लोग ऐसे रहे जो बिना लक्षण के कोरोना से संक्रमित हो गए। ये खतरनाक भेष जो कोरोना का हो रहा है, ये क्या संकेत दे रहा है? और साथ ही लॉकडाउन में कितनी छूट की बात, जो 20 तारीख से छूट की बात हो रही थी, तो वो कितनी छूट, इन सारे सवालों की जानकारी जरूरी है। आपको हम आज ये सारी जानकारी की वैक्सीन देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि ये जो 15 मिनट के रैपिड टेस्ट की बात हो रही है, जिसकी शुरुआत आज से भारत में हुई है, ये क्या है। और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से भी जानेंगे कि ये जो सप्लाई चेन है उसमें ऊर्जा का संचार किस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात हम पालघर की करते हैं। पालघर, जहां से तस्वीरें आई एक लिंचिंग की, जिस तरह की बर्बरता उन तस्वीरों में नजर आई है, वाकई हर एक इंसान को ये तस्वीरें कचोटनी ही चाहिए। 2 निहत्थे साधुओं पर करीब 200 लोगों की भीड़ टूट पड़ी। इस हत्यारी भीड़ के सामने पुलिस निष्क्रिय नजर आई। निहत्थे साधुओं को घेरकर क्यों मार डाला गया? साधुओं को बचाने में पुलिस असमर्थ क्यों रही? लॉकडाउन में साधु कहां जा रहे थे? इसी लॉकडाउन में इतनी बड़ी हत्यारी भीड़ कहां से आ गई? इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। सिर्फ इस खबर का वीडियो देखकर और सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को देखकर उसका शिकार न हो। आपको कोई राय इस पर नहीं बनानी चाहिए। पालघर की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको समझाएंगे। घटना 16 अप्रैल की है। इसकी तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। इन्हें देखकर आपका मन खराब हो जाएगा, लेकिन इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई सोच भी नहीं सकता, जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, लॉकडाउन में है, तब इस दौरान किसी तरह की लिंचिंग हो सकती है। दुख की बात यह है कि इन तस्वीरों में हत्यारी भीड़ आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती है। पुलिस निष्क्रिय तो छोड़िए, वो तो हाथ पकड़कर साधु को, बूढ़े साधु को भीड़ के बीच छोड़ाती है। इस मामले में कई सवाल उठते हैं। आखिर पुलिस ने साधुओं को भीड़ से क्यों नहीं बचाया? लॉकडाउन में इतनी बड़ी भीड़ लिंचिंग करने के लिए कहां से प्रकट हो गई? पुलिस ने बल प्रयोग करने के बजाय भीड़ के सामने सरेंडर क्यों किया? साधुओं को उनके बीच जाकर क्यों छोड़ा? लॉकडाउन में साधु यात्रा पर क्यों थे? प्रशासन ने साधुओं को सुरक्षित स्थान पर आखिर क्यों नहीं पहुंचाया? इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो इसके साथ ही अलग अलग पक्षों की तरफ से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं। आइए हम आपको बताते हैं किसने इस मामले पर क्या कहा है, इस पूरे मामले पर किसका क्या पक्ष है। सरकार ने कहा है कार्रवाई होगी, मामले को सांप्रदायिक रंग न दे। विपक्ष चाहता है पालघर पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बने, वो कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहा है। प्रशासन का कहना है कि साधुओं को चोर समझकर मार डाला गया, जबकि साधु संत इस घटना से बहुत उत्तेजित हैं और संत समाज के लोगों ने कहा है कि लॉकडाउन के बाद वो पालघर कूच करेंगे। बहुत सारे लोगों ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है, लेकिन इसमें सांप्रदायिक एंगल नहीं है। पालघर की पूरी इनसाइड स्टोरी आप खुद देखिए और इससे जुड़ी अफवाहों से सावधान रहिए। तन पर गेरुआ था, चेहरे पर बेबसी थी, आवाज में चीख पुकार रही होगी, मगर हत्यारी भीड़ नहीं मानी। सन की भीड़ बेहिसाब पीटती रही। खाकी पहने कोई ड्यूटी पर भी था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस तरह महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधु और उनके एक साथी को मौत के मुंह में जाने को मजबूर कर दिया गया। जूना अखाड़ा के साधुओं 70 साल के कल्पवृक्ष गिरी, 35 साल के सुशील गिरी और उनके कार के ड्राइवर 30 साल के नीलेश तेलगड़े की मॉब लिंचिंग की यह वारदात 16 अप्रैल की है। लेकिन अब जब पिटाई का यह वीडियो और वारदात से जुड़े तथ्य सार्वजनिक हुए हैं,
तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर अयोध्या और वाराणसी तक संतों के बीच बवंडर खड़ा हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। फिर गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र से लिंचिंग की इस वारदात पर रिपोर्ट भी तलब की। इन निर्मम हत्याओं पर सवाल उद्धव ठाकरे सरकार की कानून व्यवस्था पर उठा है। तो निहत्थे साधुओं की हत्या पर उठे आक्रोश में भावनाओं का ऐसा तूफान भी मचा है कि उद्धव सरकार को सफाई देनी पड़ी है कि लिंचिंग जरूर हुई, लेकिन मामला सांप्रदायिक नहीं है। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। उद्धव ठाकरे ने यह कहकर मामले में खुद की बचाव का ढाल तैयार करने की कोशिश की कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग कोई ना दे। लेकिन उद्धव ठाकरे चौतरफा हमले और दबाव में घिर गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर उद्धव से सीधी बात की है। योगी ने कहा कि महाराष्ट्र पालघर में हुई जूना अखाड़ा के संतों स्वामी कल्पवृक्ष गिरी, स्वामी सुशील गिरी और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े की हत्या के संबंध में कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आग्रह किया। 16 अप्रैल को मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व के एक हनुमान मंदिर से जुड़े दोनों साधु मुंबई से गुजरात में सूरत के लिए निकले थे। जानकारी के मुताबिक दोनों अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जाने के लिए निकले थे। लॉकडाउन की वजह से उन्हें हाईवे से निकलने से रोका गया। इसके बाद उनकी कार पालघर के ग्रामीण इलाके की ओर मुड़ गई। इसके बाद ये अफवाह फैली कि दोनों बच्चा चोर हो सकते हैं। इस पर अभी कुछ और नहीं कह सकता, लेकिन 200 से अधिक की भीड़ ने उन्हें रोक लिया। जिस इलाके में ये लिंचिंग हुई, वहीं पर एक दिन पहले ही भीड़ की पिटाई का मामला सामने आया था। इसके बावजूद प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई और नतीजे के तौर पर ये वारदात सामने आई है। उन सभी लोगों को लग रहा था कि ये लोग चोरी करने आए या बच्चों को अगवा करने आए, उसकी वजह से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। हालांकि पुलिस ने काफ़ी कोशिश किया, 2 राउंड वहाँ पे फायर किए, लेकिन पुलिस की संख्या कम थी और जो गांव वाले थे उनकी संख्या काफ़ी बड़ी तादाद में थी। पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती। इस वारदात पर 2 बड़े गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला ये कि लॉकडाउन के बावजूद इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा होने दी गई। दूसरा ये कि साधु अगर अंतिम संस्कार में जा रहे थे तो क्या उनके पास कर्फ्यू पास था। इन सवालों के बीच साधुओं का आक्रोश उफान पर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने तो ऐलान कर दिया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो इस पर आंदोलन करेंगे। बीजेपी के साक्षी महाराज जैसे सांसद भी उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रहे हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे, नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। अपेक्षा करते हैं महाराष्ट्र की सरकार से, वहां के महामहिम गवर्नर साहब से और केंद्र की सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से, जिन पर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा विश्वास है कि अगर महाराष्ट्र सरकार इसमें सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती, कठोर दंड की व्यवस्था नहीं करती, तो इसमें फिर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। साधुओं की भीड़ के हाथों हुई निर्मम हत्या ने मॉब लिंचिंग पर फिर बहस छेड़ दी है। इस बीच उद्धव सरकार ने इलाके के 2 पुलिस वालों को निलंबित कर और घटना की CBCID जांच का भरोसा दिया है। दिल्ली से अशोक सिंघल और मुंबई से दिव्येश के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। एक सवाल जो सबको परेशान करना चाहिए वो ये है कि भीड़ तंत्र तो था वहां पर, अफवाहें थी
लेकिन एक दिन पहले हुई घटना के बावजूद कोई सतर्क नहीं था। और दूसरा ये कि पुलिस सिर्फ निष्क्रिय नहीं थी, पुलिस ने तो हाथ थाम कर उस साधु को भीड़ के बीच छोड़ दिया मरने के लिए। बहरहाल ये एक सवाल जो आज पूरे हिंदुस्तान को चिंतित कर रहा है, मथ रहा है अंदर से। दूसरा सवाल ये कि अभी तक जो 1000 की रफ्तार से रोज बढ़ रहे थे मामले कोरोना के, आज 1500 से कुछ अधिक हैं ये मामले। इस पूरे आंकड़े के विश्लेषण की आवश्यकता है और इसके लिए मैं आपको सीधे लिए चलती हूं मेरे सहयोगी चित्रा त्रिपाठी के पास। चित्रा, क्या कह रही है ये तस्वीर? बिल्कुल श्वेता, देखिए मॉब लिंचिंग जिसकी खबर आपने देश तक पहुंचाई है, सभी का ध्यान है, पर कोरोना वायरस इंसानों के साथ जो कर रहा है वो भी लिंचिंग से कम नहीं है। भारत में कोरोना के मामले 17,656 के आंकड़े तक इस वक्त तक जा पहुंचे हैं और 559 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में 2,882 लोग ठीक भी हुए हैं। राज्यों की बात करें तो वो आंकड़े अपने दर्शकों के सामने हम रखेंगे। ये देखिए हिंदुस्तान में स्थिति इस वक्त क्या है, डीआईयू का हमारा आंकड़ा क्या कहता है। अब धीरे धीरे करके 18,000 की ओर ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब तक जो टोटल केस सामने आए हैं 17,656 और अब ये आंकड़ा धीरे धीरे करके 18,000 की ओर बढ़ रहा है, जो अपने आप में चिंता का सबब बना हुआ है। अप्रैल 20 यानी कि आज की तारीख का यह आंकड़ा जो परेशान करने वाला है। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो राज्य हैं उनके बारे में अपने दर्शकों को हम जानकारी दे देते हैं। यह आंकड़ा भी आपके सामने है। देखिए कुल मामले 17,656 सामने आए हैं, लेकिन ठीक होने वालों की तादाद भी 2,842 है, जो हिंदुस्तान की उम्मीदों को और ज्यादा आगे लेकर जाती है। जबकि हिंदुस्तान में अब तक कोरोना संक्रमण के चलते 559 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य, उनके आंकड़े देश के सामने हम रख रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा चिंता का सबब महाराष्ट्र सरकार के लिए, क्योंकि वहां पर आंकड़े इस वक्त 4,203 को छू चुके हैं। राजधानी दिल्ली उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है। 2003 मामले राजधानी दिल्ली से सामने आए हैं। गुजरात की बात करें 1,851 केस गुजरात में कोरोना संक्रमण के। राजस्थान में 1,478 केस सामने आए हैं। तमिलनाडु का आंकड़ा आपके सामने है 1,477 का। ये सबसे ज्यादा प्रभावित वो राज्य हैं जहां की सरकारों के लिए कोरोना संक्रमण सिरदर्द बना हुआ है और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर लगातार जोर दिया जा रहा है। और हिंदुस्तान की अगर दुनिया भर के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उनसे हम तुलना कर दे, रोज कोरोना के कितने मामले सामने आ रहे हैं, तो देखिए दुनिया भर का आंकड़ा 83,620 का है। दुनिया भर से रोज कोरोना के ये मामले सामने आ रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान का आंकड़ा, भारत में हर रोज आने वाले नए मामलों का आंकड़ा 1500 के आसपास है। आज का आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं 1553, ये हिंदुस्तान का आंकड़ा है। जबकि दुनिया के तमाम देशों का आंकड़ा आपके सामने हमने रखा 83,620 का ये आंकड़ा। तो रोज दुनिया के कितने मामले सामने आ रहे हैं उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी है। और अब हम कोरोना इंडिया डैशबोर्ड जो हमारी टीम ने बनाकर रखा हुआ है, इसके जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि ये खबर आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है और ये आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण। सबसे पहले अगर हम वायरस मीटर के जरिए जरा इस तस्वीर को देखें कि पॉजिटिव केस की संख्या अब तक क्या रही है, तो इसके जरिए दुनिया भर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं और इन दुनिया के दूसरे देशों से हिंदुस्तान को क्या सबक मिलना चाहिए, इन आंकड़ों के जरिए आप जान सकते हैं। पहले इटली में लगातार मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब अमेरिका पस्त पड़ चुका है कोरोना के मामलों में और लगातार अमेरिका का आंकड़ा, देखिए ये कहां जाकर ठहरेगा वो फाइनल आंकड़ा भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और उसके बाद हिंदुस्तान का आंकड़ा जो लगातार हमने आपको बताया। लेकिन अमेरिका में इस वक्त तक की स्थिति 7,59,086 लोग कोरोना से इस समय संक्रमित हैं। यह अमेरिका का आंकड़ा है, जबकि स्पेन में 1,98,674 यानी कि तकरीबन 2 लाख के आसपास यह आंकड़ा। इटली में 1,78,000, फ्रांस में 1,54,000 को पार कर चुका है, जर्मनी में 1,45,000 संक्रमित लोग हैं। जबकि हिंदुस्तान इस मामले में बहुत बेहतर स्थिति में अभी तक के आंकड़े बताते हैं 17,615। और यहां पर देखिए कुल केस 24,22,525 अब तक कुल केस दुनिया भर से सामने आ चुके हैं। वहीं मौत की अगर हम बात करें, ये 19 अप्रैल तक का आंकड़ा, चूंकि अपने आप ये अपडेट होता है, 19 अप्रैल तक का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं और अभी का जो आंकड़ा है वो भी हमने आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखा दिया है। दुनिया भर में वायरस मीटर जो मौत का आंकड़ा है वो क्या कहता है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये स्थिति दुनिया भर के लिए, हिंदुस्तान के लिए परेशानी का, चिंता का सबब बना हुआ है। सबसे पहले हमने देखा इटली में किस तरह से लगातार जो मौतें थी वहां पर बढ़ती भी चली गई, लेकिन अब उसको क्रॉस करके अमेरिका पूरी तरह से घुटनों के बल बैठा हुआ है और अमेरिका में सुपर पावर देखिए कितना मजबूर हो चुका है, क्योंकि वहां पर 40,661
अपने आप में बहुत बड़ी तादाद अमेरिका के लिहाज से। इतनी मौतें सिर्फ अमेरिका में हुई हैं और दुनिया भर में कुल मौतें 1,66,235। ये दुनिया भर का आंकड़ा है। सबसे ज्यादा त्राहिमाम अगर कोरोना से कोई देश कर रहा है तो वो है अमेरिका। उसके बाद इटली आ जाता है 23,660 के साथ, स्पेन में 20,453, फ्रांस में 19,744, जर्मनी में 4,586, जबकि हिंदुस्तान की स्थिति इन तमाम मुल्कों से बहुत ज्यादा बेहतर, अभी 559 मामले और इसको और कम किए जाने की जरूरत है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग जिसके जरिए हम ये पता कर पाएं कि आखिर कितने संक्रमण के कुल मामले हिंदुस्तान में हैं, कम से कम इसके जरिए हम जान पाएंगे। वहीं दुनिया का ग्राफ हमने आपको दिखा दिया है, रोज नए केस के बारे में भी बता दिए हैं। राज्यों के हालात एक बार जल्दी से आपको हम दिखा देते हैं और ये महाराष्ट्र की तस्वीर, चूंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव 4,203, ठीक हुए हैं 507 और मौत 223 लोगों की महाराष्ट्र में हुई है। ये राज्यों का आंक चिंताजनक। तो सीधे एक बार फिर से रुक कर लेते हैं श्वेता सिंह का। श्वेता, ये आंकड़े जो अपने आप में यकीनन हिंदुस्तान के लिए चिंता का सबब है। दुनिया के दूसरे देश जब कोरोना के सामने घुटने टेक चुके हैं, ऐसे में हिंदुस्तान के लिए स्थिति बेहतर जरूर है, लेकिन इसको और ज्यादा अच्छा किए जाने की जरूरत है और इसीलिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना होगा। श्वेता जी, शुक्रिया चित्रा इस पूरे ग्राफिक्स के लिए, पूरे इस विश्लेषण के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ बुरा है। जैसा हमने आपको दिखाया कि 1500 प्लस मामले आज हो गए, जो कि वाकई हमें चिंता में डालते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा और सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छी भी हैं। मसलन ये कि गोवा पहला राज्य बन गया है भारत में जिसने कह दिया है कि हम कोरोना फ्री हैं। वहां पर जितने मामले थे वो सब ठीक हो गए हैं। 7 मरीजों के ठीक होने के बाद सरकार ने गोवा को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। दूसरी अच्छी खबर यह कि देश के 23 राज्यों के 59 जिलों में पिछले 14 दिन से कोई नया केस नहीं मिला है। तीसरी अच्छी खबर यह कि पहले देश में कोरोना के केस 3.4 दिन, लगभग 3.5 दिन में दोगुने हो रहे थे। अब 7.5 यानी 7.5 दिन में केस डबल हो रहे हैं। लेकिन इन 3 अच्छी खबरों के साथ एक बुरी खबर भी है और वो ये कि देश में कोरोना के केवल 20% मरीजों में बीमारी के लक्षण दिखाई दिए, जबकि 80% कोरोना संक्रमित मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी ऐसे मरीजों में कोरोना से जुड़े लक्षण ही नहीं दिख रहे। न सर्दी, न जुकाम, न बुखार, न शरीर में दर्द, न सांस लेने में तकलीफ। ये बहुत चिंता की बात है। इसमें मुंबई और दिल्ली की बात हम बता देते हैं आपको। मुंबई में 95% मामलों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे। 18 अप्रैल को दिल्ली में 186 नए केस सामने आए थे। उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं था जिनमें मरीज के अंदर कोरोना के लक्षण नजर आए हों। एक्चुअली अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आप देखें उसमें सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स जो कि लैब कन्फर्म केसेस के या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, और साथ में एसिम्टोमेटिक अगर वो डायरेक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होते हैं किसी कन्फर्म केस के, उन दोनों का भी प्रोविजन किया गया है। तो देखिएगा, अगर किसी में संक्रमण के जो लक्षण है वही नहीं अगर मिलते हैं तो इसका सीधा मतलब यह हो जाता है कि वो व्यक्ति न जाने किस किस से मिले जाकर, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि वो अस्वस्थ है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज। अब इसका सीधा तरीका यही हो सकता है कि हर एक व्यक्ति को इसका कड़ाई से पालन करना होगा। किसी को ये नहीं सोचना है कि मैं किसी और को संक्रमण नहीं पहुंचा सकता हूं। लॉकडाउन जो चल रहा है वो यथास्थिति चल रहा है, कम से कम जहां जहां पर हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर तो किसी तरह की कोई रियायत नहीं है और लॉकडाउन पर कड़ी निगरानी है गृह मंत्रालय की। जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पूर्णतः पालन करें ताकि जो कोविड के केसेस कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में कम हो रहे हैं वे और भी कम हो, और जो जिले ग्रीन जोन में चले गए हैं वहां पर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह 0 केस की स्थिति में ही बने रहें। हम सभी को पता है कि इस बीमारी की कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है। इसकी अब केवल एक ही वैक्सीन है जो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सपोर्ट करती है, वह है सोशल वैक्सीन यानी सोशल डिस्टेंसिंग। इसीलिए फिर आप लोगों से विनती है, आपके द्वारा सबसे विनती है कि काइंडली हमें सपोर्ट करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिव गाइडलाइंस का पालन देश का हर व्यक्ति एक जिम्मेदारी के रूप में करता रहे और बिहेवियरल चेंज के रूप में अपनी जिंदगी में अपनाएं ताकि हम इस लड़ाई से जीत सकें।
लॉकडाउन की नई नई चालों के बीच हम स्पष्ट तौर पर इतना ही कह सकते हैं कि लॉकडाउन ही औषधि है और सोशल डिस्टेंसिंग ही वैक्सीन है। तो इसका पालन आपको अच्छी तरीके से करते ही रहना होगा, यही सबके लिए सही है, वरना दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। बहरहाल इस सब के बीच आज 20 अप्रैल होने के नाते लॉकडाउन में छूट की बात थी। हालांकि हॉटस्पॉट्स में बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई है, लेकिन बाकी इलाकों में थोड़ी थोड़ी ऐसी तस्वीरें दिखी। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सड़कों पर भीड़ अचानक बढ़ी। कहीं दफ्तर खुले, कहीं नगर पालिका, कहीं सचिवालय, कहीं आईटी कंपनियां, कहीं टोल टैक्स लेने का काम शुरू हो गया, कहीं सब्जी मंडियों के गेट खुल गए, फ्रूट मार्केट लग गई। कहीं कहीं तो लोगों ने इस डिस्काउंट को खुली छूट का लाइसेंस समझ लिया। यहाँ ये साफ कर दें कि कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। जिन जिलों में छूट दी गई वहां भी इस बात पर नजर रखी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम न टूटे, भीड़ न जुटे। अगर ऐसा हुआ तो छूट वापस ले ली जाएगी। लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है और याद दिलाया है कि लॉकडाउन में किसी भी कीमत पर गाइडलाइन से बाहर कोई छूट नहीं दी जाए। केरल में स्थानीय दुकानें, सैलून, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर खोलने, शहरों में बसों की आवाजाही को इजाजत देने पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जता दी और इसे गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया। सूत्रों से खबर है कि केंद्र सरकार की सख्ती के बाद केरल सरकार रियायत को कम कर सकती है। बाकी राज्यों में नियम न तोड़े जाएं, इसके लिए मंत्रियों की 6 टीमें बनाई गई हैं जो ग्राउंड पर उतरकर जायजा लेंगी। सरकार ने यह चेतावनी भी दी कि इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन का सही तरीके से पालन हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि लोग अगर घरों में रह रहे हैं तो उन तक जरूरी चीजें पहुंच रही हो, चाहे हॉटस्पॉट का इलाका हो तो वहां पर उन तक पहुंचाई जा रही हो, या फिर अगर बाकी इलाके हों जहां पर आपको बाहर निकलने की, कम से कम किराना स्टोर तक जाने की छूट है, तो वहां पर सामान उपलब्ध हो जाए, तभी तो लोग घरों में रहेंगे। तो इनके सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी था। मैंने आज रामविलास पासवान जी से बातचीत की, खाद्य आपूर्ति को लेकर किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या सप्लाई चेन सही तरीके से काम कर रही है, क्या सरकार के पास इतना स्टॉक है, ये सारे सवाल जो आपके मन में होंगे, ये सारे सवाल मैंने उनसे पूछे हैं। आइए उनसे बातचीत का ये टुकड़ा दिखाते हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है, कोरोना से लड़ाई आगे चल रही है हमारी, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में होता है कि क्या जो इसेंशियल चीजें हैं, जो खाद्य है, उसकी आपूर्ति हो पा रही है, कहीं कोई भूखा तो नहीं जा रहा है। और ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, उसके मंत्री रामविलास पासवान जी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा जिम्मा, बहुत बड़ा जिम्मा, कितना पूरा कर पा रहे हैं उसे? हम 100% पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई चीज की दिक्कत नहीं है। और आपके आज का जो रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट, आज की रिपोर्ट के मुताबिक जो है एफसीआई के पास में कुल मिलाकर के 524 लाख मेट्रिक टन जो है अनाज है, जिसमें से 289.5 लाख टन चावल और 235 लाख टन गेहूं है। और इसके में जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो 3 महीने का जो है फ्री किया गया राशन कार्ड, वो क्या कहते हैं कि उसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी आवंटन जो है सो कर चुका है। एफसीआई ने जो मानते हैं नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा जो है, इन सारे इलाकों में जो है हमने जो है अनाज क्या कहते हैं कि भेज दिया है। अनाज की क्या कहते हैं कोई कमी नहीं है। उल्टे हम राज्य सरकार को बार बार लिख रहे हैं कि आप क्या कहते हैं कि और भी आपको चाहिए तो आप उठाओ। अभी मणिपुर के जो है उन्होंने कहा कि हमको चाहिए और हमने कहा लिख करके भेजो, देंगे। अभी चीफ मिनिस्टर से हमारी बातचीत परसों हुई थी सिक्किम के, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है हमको चाहिए। एक ऐसी बीमारी से लड़ाई चल रही है जिसमें पता नहीं कितने दिनों तक ये संघर्ष चलेगा, तो हम क्या ये मान सकते हैं कि आपके पास इतनी सामग्री है कि इतने लंबे समय तक अगर आपूर्ति की आवश्यकता होगी तो वो भी पूरी होगी? मैं दावे के साथ में कर सकता हूं कि हमारे पास में जो अनाज है वो 1.5 साल तक इसकी कोई कमी नहीं होगी। 1.5 साल तक कोई कमी नहीं होगी, समझने गए। उसके बाद का तो हम नहीं कर सकते हैं, मतलब कि और मतलब आप सब लोगों का एक जो एकता रहा और जो प्रधानमंत्री का विजन है उसके मुताबिक हम काम करते रहे। लॉकडाउन को बचाव के लिए जो लॉकडाउन का जो उपयोग करते रहे,
तो हमको लगता है क्या कहते हैं कि हम लोग उस पर कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन हमारे पास में सफिशियंट है, दाल भी हमारे पास में सफिशियंट है। बफर स्टॉक में कहते हैं 35 लाख टन हमारे पास में दाल है, मौजूद है। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम ये आया था कि चूंकि दाल साबुत है और लोगों को देना था, जैसे अरहर का दाल है, चना का दाल है, तो दाल बना करके उसमें थोड़ा क्या कहते हैं कि विलम्ब क्या कहते हैं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने उसको सीरियसली लिया है कि हम वो भी विलम्ब नहीं होना देना चाहते हैं। और अब उसका स्टार्टिंग अभी जो मैंने रिपोर्ट लिया है पूरा का पूरा, तो वो ठीक रिपोर्ट आ रहा है कि उसमें क्या कहते हैं कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है शुरू हो गया है। इस बीच आज से देश में 15 मिनट में होने वाले रैपिड टेस्ट की शुरुआत हुई है, जो कोरोना के टेस्ट हैं। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एक 135 करोड़ की आबादी और तेजी से बढ़ता कोरोना का खतरा। जंग जीतें तो आखिर जीतें कैसे? जाहिर है मास टेस्टिंग के बिना इस जंग को जीतना आसान नहीं है। इसी जंग से लड़ने का एक हथियार है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। देश में अब तक कोरोना का जो टेस्ट हो रहा है वो RT-PCR नाम की तकनीक से हो रहा है। इसके जरिए जांच की रिपोर्ट आने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। खर्च भी 4,500 रुपए के करीब आता है। लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट्स मिलने के बाद रिपोर्ट का इंतजार करीब 15 मिनट का होता है और खर्च भी बेहद कम, करीब 300 रुपए से 500 रुपए तक। इसमें इस्तेमाल होने वाले किट में जांच 2 लाइन के जरिए पता चलता है। किट में ब्लड टेस्टिंग के बाद अगर 1 लाइन दिखी तो नेगेटिव माना जाता है, यानी संबंधित शख्स को संक्रमण नहीं हुआ। लेकिन अगर 2 लाइन दिखी तो इसका मतलब है कि उसमें कोरोना की पुष्टि हो सकती है। दरअसल जब कोई शख्स किसी वायरस से संक्रमित होता है तो शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। रैपिड टेस्ट के जरिए इन्हीं एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। खून में मौजूद एंटीबॉडी से ही पता चल जाता है कि किसी शख्स में कोरोना या किसी अन्य वायरस का संक्रमण है या नहीं। रैपिड टेस्ट, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो असली एक्टिव डिटेक्शन है, डायग्नोसिस है, ये नहीं करेगा, क्योंकि पहले 7 दिन में ये रैपिड टेस्ट कोई पॉजिटिव नहीं आ सकता। उसके बाद जब ये कीटाणु अंदर जाता है, वायरस आपके शरीर में जाता है, तो आपका शरीर उसको रिएक्ट करता है इम्यूनिटी से और एंटीबॉडीज बनाता है। तो जो पहली एंटीबॉडी है उसको हम IgM कहते हैं। ये 7 दिन के बाद शुरू होती आनी और ये फिर पीक पे पहुंचती कोई 17 दिन के बाद, 17th-18th, और ये फिर 21 दिन पे जो IgM एंटीबॉडी है ये बिल्कुल कम हो जाती है। और कोई 14 दिन के बाद IgG एंटीबॉडी बननी शुरू होती है और ये देर तक रहती है। तो कहने की बात यह है कि जो IgG एंटीबॉडी जिसके ब्लड में हो, तो हम ये मानते हैं कि उसको इम्यूनिटी है, पर उसके साथ अगर IgM है तो वो री इन्फेक्शन का चांस उसका फिर बताता है, या दोनों मतलब चीजें जब थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि जब दोनों एंटीबॉडीज इकट्ठी होती हैं। सो पॉजिटिव टेस्ट तो इसमें ठीक नहीं है और नेगेटिव टेस्ट भी ठीक नहीं है, पर एक टेस्ट जो IgG का है अगर वो रहे तो वो बहुत बेहतर है। चौंकाने वाला इस समय आ रही एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। खबर यह है कि दिल्ली पुलिस के चांदनी महल जो पुलिस स्टेशन है वहां पर 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस पुलिस स्टेशन में 80 पुलिसकर्मी कुल कार्यरत थे, जिन सब की टेस्ट की गई और उसके बाद उनमें से 8 की रिपोर्ट आई है। सभी 80 की स्क्रीनिंग हुई थी। इसी इलाके में इससे पहले 13 मस्जिदों से निकाले गए 102 लोगों में से 52 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और चूंकि इसी इलाके में ये पुलिस स्टेशन था तो 80 पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें से 8 पॉजिटिव आ गए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।